कस्टमर को कंफर्मेशन भेजते। डन हो गया यहां तक? अच्छा, ये याद है हमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती थी? एनवायरनमेंट की, एंटिटी की, और ये वर्ड क्लियर है प्यारे बच्चों? ये वर्ड क्लियर है? जब मैं ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा तो इसका मतलब है मुझे वही तो नाजिल नहीं होगी, मुझे कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। इसका मतलब है मुझे यहां पे भी ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए भी क्या करना होगा प्यारे बच्चों? कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, जिसका नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। RAP लिख रहा हूं, अभी से आप लिख लें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जल्दी से, छेती छेती। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? सर इसका मतलब है, सुनिएगा, ये भी प्रोसीजर्स है और ये भी प्रोसीजर्स है। दोनों प्रोसीजर्स में फर्क बता दे, जल्दी छेती छेती। एक प्लानिंग फेज में है, जबरदस्त। दूसरा फर्क बता दे, एक रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए है और दूसरा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा सैलाब आया है, मैं सैलाब आया पाकिस्तान में, मैंने मैनेजमेंट से, अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्वायरी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है और इंस्पेक्शन हो सकती है। ये 3 प्रोसीजर्स हैं। मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, क्या ऐसा कोई एरिया है जहां पे सैलाब आया हो और वहां पे आपका वेयर हाउस भी हो? प्यारे बच्चों, मैंने क्या करी? मैंने इंक्वायरी, मैनेजमेंट ने कहा हाँ है। मैंने फौरन से कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री या पीपी। वेयर हाउस में वैसे इन्वेंट्री पड़ी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। आप समझे, मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी और जब मैनेजमेंट से मैंने बातचीत करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक रिस्क, मुझे इससे ये पता नहीं चला कि इन्वेंट्री सही सलामत है कि नहीं है, इन्वेंट्री बह तो नहीं की, मैंने एविडेंस ऑब्टेन नहीं करा। एविडेंस कौन से फेज में आके ऑब्टेन करूंगा? और ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं कहलाएंगे, ये ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाएंगे, बिकॉज इससे आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है कि क्या इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास प्लानिंग फेज में जो मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं ये कहलाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और जो मैं परफॉर्मेंस फेज में करता हूं वो मेरे पास कहलाते हैं ऑडिट। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये प्लानिंग फेज में होता है, ये परफॉर्मेंस फेज में होता है। ये रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए होता है और ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए होता है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, नॉर्मली मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे दे दूं। अगर आपका ईयर एंड जून 30 2022 है, 30 जून 2022 है, तो इसका मतलब है सर प्लानिंग इससे पहले होती होगी, मई में, जून में, सही है, अप्रैल में प्लानिंग उससे पहले होती होगी। इस तारीख को और इसके बाद क्या होती होगी प्यारे? जल्दी से बता दें, जल्दी बता दें। परफॉर्मेंस। मैं रिपोर्ट दे, रिपोर्ट तो प्लानिंग थोड़ी करूंगा यार, अब तो काम करूंगा ना भाई। बच्चों डन हो गया यहाँ पे? तो मतलब ईयर एंड से पहले, आसान अल्फाज में, ईयर एंड से पहले हम क्या कर रहे होते हैं? प्लानिंग। यार ये रिस्क हो सकता है, फिर ईयर एंड पे आके ईयर एंड के बाद हम क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्मेंस। क्या ये वर्ड समझ आता है हमें? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा बच्चों, इसका मतलब है ये चीज प्लानिंग है, ये चीज। जब मैं परफॉर्मेंस फेज में आऊंगा तो मुझे बेतहाशा इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों, बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है, चले सुन ले यार बच्चों, ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर मुझे पता होती तो मैं एक रिस्क आइडेंटिफाई करता। सुनिएगा, मैं एक रिस्क आइडेंटिफाई, प्यारे बच्चों, चूंकि मैं परफॉर्मेंस फेज में हूं तो क्या मैं वापस से प्लानिंग फेज में नहीं जा सकता? बस आइजा आपसे ये कहता है कि अगर आप परफॉर्मेंस फेज में भी चले जाए, इवन अगर आप रिपोर्ट देने भी जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाए जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे कोई रिस्क आइडेंटिफाई
और जो कि आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई, वो कहता है वापस से प्लानिंग फेज में आए और एक नया रिस्क आइडेंटिफाई करें और फिर उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। क्या यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आता है प्यारे बच्चों? और वो कहता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट द आइसोलेटेड इवेंट, इट इज नॉट द टाइम कांस्टेंट इवेंट, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको बाद में एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके बेसिस पे आप कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो हमने एक और चीज देखी, हम 315 में है, 200 में हमने ये चीज अपडेट करी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, उसको क्या कहेंगे? रिस्क assessment procedures. And what are the risk assessment procedures? It will help the auditor to identify and assess. क्या ये वर्ड समझ आता है प्यारे बच्चों? असेसमेंट हमने समझा, तभी अभी रेड से लिखा है, इसको रेड से लिखा है बिकॉज़ को थोड़ा बहुत समझना है हमने। क्या यहाँ तक बात समझ? अगर मैं कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, तो वो क्या कहलाएंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गए और इसके अगेंस्ट में जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूं, ये क्या कहलाएंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। इससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं, जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं और इस रिस्क की, अब अगला काम क्या होगा? उसकी असेसमेंट करनी है। प्यारे बच्चों, असेसमेंट मेरे पास दो किस्म की है, या तो नॉर्मल रिस्क है या सिग्निफिकेंट रिस्क। अब हमने 15 मिनट इसमें लगाना। मेरे पास जो रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, मेरे पास जो रिस्क, दो कितने रिस्क आइडेंटिफाई हुए? दो। एक पीपी की वैल्यूएशन और एक पीपी की, क्यों रिस्क आइडेंटिफाई? बिकॉज मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, मैनेजमेंट ने कहा हाँ नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, पीपी की वैल्यूएशन। हाँ जी, सैलाब वाली जगह पे हमारा इन्वेंट्री भी पड़ा हुआ था, पीपी की एग्जिस्टेंस। दो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। ऑडिट रिस्क मैंने क्या कर लिए? कैसे आइडेंटिफाई करें? बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस व्हिच आर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, रेडी रहिएगा। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? नहीं पता, आयजा ने डिफाइन नहीं किया। व्हाट इज नॉर्मल रिस्क? आयजा ने डिफाइन, आयजा ने क्या डिफाइन किया? सिग्निफिकेंट रिस्क। आयजा ने क्या डिफाइन किया? और उसने कहा व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क? रिस्क दैट रिक्वायर्ड मैं रेड से लिख रहा हूं बिकॉज ये आज की क्लास का एजेंडा है। रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है? रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट। हमने कहा नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा भाई क्या मतलब रिस्क दैट रिक्वायर्ड? उसने कहा अगर आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई करे, अगर उन रिस्क में कोई भी फॉलोइंग फैक्टर शामिल है, एक या एक से ज्यादा, तो दैट रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अभी जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, अगर आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई करे और उस रिस्क में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक शामिल है, तो दैट रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ, अदरवाइज इट शैल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रिस्क। मैंने कहा बताओ फैक्टर्स, बताओ कैरेक्टरिस्टिक। उसने पहले कैरेक्टरिस्टिक बताई। अगर उस रिस्क में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर स्पेशल कंसिडरेशन देनी होगी और इसकी असेसमेंट भी क्या होगी? जल्दी जल्दी, सिग्निफिकेंट रिस्क होगी। इसको आप नॉर्मल रिस्क ट्रीट नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? दूसरा उसने कहा अगर आपको लगता है, क्या लगता है कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? फ्रॉड। अगर फ्रॉड की वजह से आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा है, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। इसके अलावा तीन फैक्टर्स और हैं, तीन फैक्टर्स और हैं। वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? वो हमारी आज की क्लास का एजेंडा नहीं। आज की क्लास का एजेंडा सिर्फ दो है। अगर बच्चों पीपी की वैल्यूएशन, पीपी क्या हो चुकी है? इंपेयरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? लोअर ऑफ
lower of carrying amount और recoverable amount, और recoverable amount is the higher of value in use या fair value। अच्छा, वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है? कैरिंग अमाउंट तो मुझे पता है ना क्या है, मेरे बुक्स में जितने पे कैरी हो रहा है, 100 रुपए का खरीदा, 5 साल यूजफुल लाइफ है, 1 साल चल चुका है, 80 रुपए पे कैरी कर रहा है। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी मैडम? फ्यूचर मतलब आज मैं 30 जून 2022 में खड़ा हुआ हूं और मैं कह रहा हूं ये अगले 4 साल प्लांट और चलेगा, और जब चलेगा तो इतना माल बिकेगा और इतने रुपए का बिकेगा, और उसको बनाने में इतनी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ जाएगी। पेट्रोल उस वक्त 300 का हो जाएगा, डॉलर 350 का हो जाएगा। ये सारे मैं क्या कर रहा हूं जल्दी बताएं? कि मैं एस्टिमेट्स कर रहा हूं, फिर उसको क्या कर रहा हूं? डिस्काउंट कर रहा हूं। एक ये रिस्क है आपके सामने, और एक और रिस्क है कि पीपी में चेयर्स पड़ी हुई है, जाके काउंट करनी है। क्या कोई एस्टिमेट है? 1 2 नहीं यार, 3 या 4 नहीं, एस्टिमेट्स नहीं है इसमें, 1 है या 2 है, इसमें कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व। प्यारे बच्चों, ये जो पीपी की वैल्यूएशन का रिस्क है, ये कौन सा रिस्क कहलाएगा? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। क्यों? क्यों? कोई कैरेक्टरिस्टिक शामिल नहीं। अगर किस रिस्क में वो कैरेक्टरिस्टिक शामिल नहीं है तो वो अल्टीमेटली कहां फॉल कर जाएगी? नॉर्मल रिस्क में फॉल कर जाएगी। क्या ये थोड़ा बहुत आइडिया है प्यारे बच्चों? तो हम सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई भी नहीं करते, रिस्क को असेस भी करते हैं। कौन से 2 लेवल पे? नॉर्मल रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क। यहां तक। क्यों एस्टिमेट्स? बिकॉज जब एस्टिमेट्स होते हैं तो वहां पे एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप आईक्यू को ऑडिट करने आएंगे, मैं चेयर्स में 2 नंबरी नहीं कर सकता। अगर 500 पड़ी है तो 500 ही है, मैं आपको 800 दिखाऊंगा, आप पकड़ लोगे आराम से। लेकिन हाँ, मुझे अगर अपना एक्सपेंस कम करना है, मैं यूजफुल लाइफ चेंज कर दूंगा, मैं वैल्यू इन यूज चेंज कर दूंगा, मैं फेयर वैल्यू चेंज कर दूंगा, मैं डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दूंगा। इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये तो मैं कहूंगा भाई मेरी मर्जी में 10 साल चलो, मेरी मर्जी में 50 साल चलो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे जब भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, क्लियर है यहां तक सारे? अच्छा, नोट तो नहीं करना ना इसको? यार इसमें क्या नोट करना है यार? चले 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर। ये सब कुछ कैसे किताब में आ रहा है, ये इलस्ट्रेशंस भी, एग्जांपल्स भी किताब में आ रही है। चलिए जी, आगे कुछ टेक्निकल डिस्कशन आने जा रही है, जल्दी छेदी छेदी। जी मेरे भाई, कोई सवाल? हाँ, मैंने कहा आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। जल्दी छेदी छेदी लड़के। बच्चों स्टार्ट करें। तुम तीसरी बार बाहर जा रहे हो या दूसरी बार? दूसरी बार ना, क्यों भाई? हाँ जी, स्टार्ट करें। चले कुछ गेम खेलते हैं। पीपी की जगह क्या लिख देता हूं?
हाँ जी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। चलिए जी, नोट नहीं करना इधर। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, नॉर्मल रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, स्क्यू। व्हाट इज एनआरवी? एस्टिमेटेड। मेरे पास आज एक इन्वेंट्री पड़ी है, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूं कि इतने की, पता नहीं बिके भी ना बिके। तो प्यारे बच्चों, कौन सा रिस्क? क्यों? डन हो गया। इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड पढ़ा नहीं है तो इसलिए फ्रॉड नहीं है। नॉर्मल रिस्क। व्हाट इफ कि अगर आप ओजीडीसीएल का ऑडिट, ओजीडीसीएल का नाम सुना है? ओजीडीसीएल का ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी इन्वेंट्री क्या होती है? क्या होती है? ऑयल और गैस। और वो कहां पड़ी होती है? जमीन के अंदर कुएं में पड़ी होती है। एक नया कुआं डिस्कवर हो जाता है और कहते हैं कि जी इतना इतना मैट्रिक टन हमारे पास ऑयल पड़ा हुआ है, या इतना मैट्रिक टन का कुआं है हमारे पास, उसके अंदर प्रोपेन इतना है, ब्यूटेन इतना है, मिथेन इतना है, हेप्टेन इतना है, ऑक्टेन इतना है। प्यारे बच्चों, क्या अब भी नॉर्मल रिस्क होगा? नहीं, अब क्या है ये? तो कभी भी यूं ना पढ़िएगा कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस है तो नॉर्मल रिस्क होगा। डिपेंड करता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने में, हाँ, यूनिलीवर का ऑडिट कर रहे हो तो यूनिलीवर की इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस इज अ क्यों नॉर्मल रिस्क? बिकॉज इन्वेंट्री काउंट ही तो करनी है यार। लेकिन यहां पे अगर आप ऑयल एंड गैस में एसएसजीसी का ऑडिट करता था, 30 जून 2022 को रात के 12 बजे दो सूबों में पाइपलाइन के अंदर कितनी गैस पड़ी हुई है, मुझे कौन बताएगा? ना 12 बज के 1 मिनट हो सकता है, ना 11:59, 12 बजे 30 जून 2022 को एसएसजीसी की हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन जो पूरे दो सूबों को कवर करती है, सिंध और बलूचिस्तान को, उन पाइपलाइन को बारात के 12 बजे कितनी गैस एग्जिस्ट करती है, मुझे कौन बताए? यही चीज मेरे लिए अब क्या बन गई? एस्टिमेट्स। और क्योंकि जहां मैंने क्लोजिंग स्टॉक छेड़ दिया वहां मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले गया, मेरा पूरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब मैं चेंज कर सकता हूं। दोस्त क्लियर हो मेरे भाई? तो ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस हमेशा नॉर्मल हमसे। और अभी सिर्फ ओवरव्यू, आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी और बढ़ना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है जी मेरे भाई? सॉरी, तो फर्म जाओगे ना तभी तो सिखाने के लिए भेजते हैं फर्म, तभी तो फर्म सिखाने के लिए भेजते हैं। हाँ, बिल्कुल सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंस पे नहीं होगा, वैल्यूएशन पे होगा। मतलब गायब नहीं हो जाएगी ना, मिस्टर इंडिया नहीं बन जाएगी ना, तो पड़ी भी होगी, खराब हो जाएगी। लाइक मैं कतर में था, मैं चॉकलेट कंपनी का ऑडिट कर रहा था, तो उसमें यही था कि उनकी जो, आप वो जो कभी कभी आपके खानदान वाले लेके आते हैं ना इतनी सारी चॉकलेट, वो 10 दिन बाद एक्सपायर होने वाली होती है और वो डिस्काउंट में मिल रही होती है वहां से। या आप नहीं, सही बता रहा हूँ यार, या तो लेके ही नहीं आते होंगे या अगर लेके आते हैं तो वो यही वाला हिसाब किताब होता है कि वो अगले 10, और उनको ये कि ये तो साले ना इनका पानी सही है, तो अगर चॉकलेट 10-15 दिन पुरानी खा भी ली तो इससे क्या, कौन सा मर जाएगा? हमारा आप देखें ना, हमारा पानी ना साफ, जो बेसिक चीज है ना, हमारी हवा हमें एक साफ मिलनी चाहिए, हमारा हक है हवा, हमारे पास ये नहीं है। हाँ, सही सही खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारा तो मसला ही है। सही है ना? क्या यहां तक बात सब दोस्त क्लियर हो आप यार? अच्छा, तो वो जो जो एक्सपायर्ड वाली होती थी उस पर फिर हम ऑडिट यही करते थे कि हम उसके एक्सपायरी डेट देख रहे होते, तो जितना करीब वो एक्सपायरी के आसपास आ रहा होता था उतनी ज्यादा उसकी इम्पेयर, उतनी ज्यादा परसेंटेजेस होती थी। एक्सपायर 5 दिन रह गए एक्सपायरी में तो 50% की इम्पेयरमेंट हो जाती है। प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, प्रोविजन का मतलब ये ना एस्टिमेट, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक हो गया मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मैं आपसे एक सवाल पूछ, हम रिस्क आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? चले बच्चों, अब आ जाए यार, अब बड़ा अब आधा पौना टेक्निकल डिस्कशन होने जाएगी। दोस्त पाँव थोड़े से नीचे कर लेना, थोड़ी सी इज्जत दे देना यार मुझे, सही है? क्लास के बाद पाँव उठा लूंगा मैं, सही है? तो भाई हम रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करते हैं यार? हाँ जी, हाँ जी, हम रिस्क इससे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसके अगेंस्ट, जब मुझे पता है कि रिस्क मेरा ये है कि बदीन में जो वेयर हाउस पड़ा हुआ है वो, उसमें चांसेस है, तो मेरा प्रोसीजर भी बदीन का होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहले मैं रिस्क को क्यों असेस करता हूं?
भाई हर चीज को अगर आयजा ने एक चीज बताई है तो कोई लॉजिक होगी ना यार, मैं रिस्क को क्यों असेस करता हूँ? हाँ जी, मुझे इसकी लॉजिक बता दें और मुझे इसकी लिंकिंग बता दें, दो चीजें बता दें। फ्रॉड तो छोड़ देना, इसको क्रॉस ही लगा दिया ना मैंने। लेट्स से अभी तो फ्रॉड का कोई रिस्क ही नहीं पड़ा ना हमने, अभी तो हमने एस्टिमेट्स वाला पढ़ा। इसको नॉर्मल रिस्क रखा हमने, जहां मैं नॉर्मल रिस्क आपने जैसा हमें तो लगता है फ्रॉड है, तो फिर आप सिग्निफिकेंट करते हैं, तभी तो फ्रॉड को डिस्कस ही नहीं कर रहे ना हम। इसकी मतलब आप सोचे आयजा ने रिस्क को आइडेंटिफाई करने का कहा आपसे, ताकि ताकि आगे जाके उस रिस्क के अगेंस्ट आप प्रोसीजर्स और एविडेंस ऑफ जिसके लिए आपको बुलाया गया इस दुनिया में। मैं रिस्क की असेसमेंट क्यों करता हूं? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, मैं रिस्क की असेसमेंट क्यों करता हूं? नॉर्मल रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों रख रहा होता हूं? ताकि स्पेशल ऑडिट का अगला सवाल तो मेरा वैसे आपसे ये था, ये स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। मेरे भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है, मुझे क्यों देख रहे हो यार? ये क्या है? हाँ, ये 100% है। आपकी जिम्मेदारी कहां तक है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसके और इसके दरमियान क्या है? 10 लानती हो ना बोलो। इसके और इसके दरमियान क्या है? इस जबरदस्त क्या कह रहे हो? कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस है? एस्टिमेट्स है। आगे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आगे वाला भी नहीं वही लिखा हुआ है 3 4 5, अभी नहीं बता रहा क्या है एस्टिमेट्स। इसका मतलब ये है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों ऑब्टेन नहीं कर सकते? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो इनकी वजह से अगर आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते और इनके ऊपर अगर आपने स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन भी नहीं दिया तो इसका मतलब है आप शायद रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन ना कर सकते। समझिएगा मेरी बात को, कौन सी चीज क्यों आई है प्यारे बच्चों, बड़ा खुदा का वास्ता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक और लिंकिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। जब एस्टिमेट्स ऑफ फ्रॉड की वजह से आप 90% आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन, और अगर इसके ऊपर आप स्पेशल तवज्जो भी ना दें, तवज्जो के मायने क्या है वो आगे जाके पढ़ रहे हैं, अगर उनके ऊपर आप स्पेशल तवज्जो भी ना दे तो फिर तो आप 90% एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। एस्टिमेट्स इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि एस्टिमेट के ऊपर काम नहीं करना, इसका मतलब तो है कि एस्टिमेट के ऊपर ज्यादा काम करना है। फ्रॉड इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि फ्रॉड के ऊपर काम ही नहीं, फ्रॉड के ऊपर तो अब ज्यादा काम करना है। तभी आइजा 200 जहां खत्म हुआ उसने एस्टिमेट्स के ऊपर भी एक अलग से आइजा बनाया जल्दी जल्दी, और फ्रॉड के ऊपर भी एक अलग से आइजा बनाया, और आइजा बनाया इसलिए कि इंसान के बच्चों काम करो इसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा काम करो। क्यों ज्यादा से ज्यादा काम करो? बिकॉज इट रिक्वायर्ड। तो जब आयजा ने मुझसे कहा इट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसर्न, मैंने कहा क्या मतलब इसका? तो इसका मतलब है जाके उन आयजाज में देखो, वहां पे मैंने बताया हुआ है क्या काम करना है। समझ आ रही है प्यार? कॉमन सेंस है। जिन वजह से मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, अगर मैं उनके ऊपर स्पेशल तवज्जो ना दूं तो मैं तो रीजनेबल आयजा 200 तो आपसे कह, इट मींस आगे जितने भी आयजाज हैं उनका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है। और ये डायग्राम कहां से डिराइव हुई थी? ऑडिट के। बच्चों अब ऐसा ना करें, देखें ऐसा ना करें, ऑडिट के एलिमेंट्स। अब मैं इनका रट्टा क्या लगवाऊं मुझे ये समझ नहीं आता,
लेकिन जो टेक्निक से मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये वाला हिसाब किताब नहीं होगा एक चीज का रट्टा यहाँ अलग लगा रहा हूँ दूसरे का अलग लगा रहा हूँ, पता ही नहीं दोनों आपस में लिंक्ड है। मतलब अगर मुझे इसको याद करवाना हो आपको तो मुझे बताया ना मैं कैसे याद करूँ। चलो यार मेरे साथ 10 बार रिपीट करो एस्टिमेट्स में, आप ये चाहते हैं और आप इसलिए मेरे पास आएंगे और मैं इसलिए अपना टाइम ज़ाया करके आपके पास। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मैं आपको चीजें लिंक करके और लॉजिकली जब बताऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। अभी तो कितना आसान है इसकी डेफिनेशन, दैट रिक्वायर्ड स्पेशल। आपको नहीं पता ये 4 वर्ड के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है जो कभी डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये कैसे, और जो उसने फैक्टर्स बताए फैक्टर्स कोई अलग से वही नाजिल नहीं हुई है प्यारे बच्चों, ये यहीं से उठ के आई है यार, कॉमन सेंस है। तो आज अगर हम चौथी क्लास में भी कोई चीज पढ़ रहे हैं वो पहली क्लास से लिंक्ड है, ये समझने की कोशिश करिएगा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे जाके कोई मेरी 44वीं क्लास से लिंक्ड हो रहा होगा, ये समझने की कोशिश। और यहीं पे आपकी कंसिस्टेंसी और पंचुअलिटी मुझे चाहिए यार। अगर आपने बीच में कंसिस्टेंसी छोड़ दी 3-4 क्लासेस, अब आप सोचें यार, जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं देखा और आगे जाकर वो लेक्चर देख रहा होगा, जिस बच्चे ने आज 200 का लेक्चर नहीं देखा और ये बैठ के लेक्चर को क्या समझ आ रहा होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा प्यारे बच्चा। तो यहाँ तक बात, तो अगर हम 1.5-2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं तो आप याद रखिएगा क्लासेस आपके अपने फायदे के लिए, आपका आगे जाके इनको याद करने में या इनको लॉजिकली समझने में आपका अपना अपना टाइम सेव हो रहा होगा प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, डन हो गया यहाँ पे। तो हमने आज के दिन क्या एक्स्ट्रा पढ़ा, अभी हम बहुत पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल एंड व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल, थोड़ा बहुत देख लिया, ओवरव्यू ले लिया, इसलिए ताकि हम इस खाली जगह को पूर्ण कर सकें। डन हो गया प्यारे बच्चों। फिर हम 315 पे आए, हमने कहा हाँ सर आपने लास्ट क्लास में कहा था अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। सर ये तो पता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कैसे करें, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट। क्यों रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करो, बिकॉज इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस। सर कितने लेवल की असेसमेंट होती है? सर एक तो, और दूसरा सर नॉर्मल रिस्क क्या होगा नहीं पता, सर सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होगा, दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। सर कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, जिसमें एस्टिमेट्स होंगे या सर अगर किसी रिस्क में एस्टिमेट्स या फ्रॉड ये नीचे वाले जो आज हमें नहीं पता अगर नहीं होंगे तो फिर वो बाय इनहेरेंट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रिस्क हो जाएंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों। और ये सारे काम मैं प्लानिंग फेज में करता हूं, लेकिन अगर मैं कभी परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाऊं और मुझे कोई न्यू इंफॉर्मेशन पता चल जाए जिसकी वजह से एक नया रिस्क अराइज हो रहा है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं परफॉर्मेंस फेज में हूं तो मैं अपने रिस्क को रिवाइज नहीं करूंगा। आइजा 315 कहता है जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लो, आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हो, रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट। ध्यान हो गया प्यारे बच्चों।